हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका मनोविज्ञान से रिलेटेड है, अभिप्रेरणा, जो कि आपका सीटेट है, यूपी टेट है और सुपर टेट है। इनका एक मेन टॉपिक है। ठीक है भाई। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिप्रेरणा। तो अभि शब्द का जो संबंध होता है वो अंदर से या हमारी आंतरिक अवस्थाओं से होता है। तो जनरली हम लोग अभिप्रेरणा और प्रेरणा इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो संबंध होता है वो हमारी आंतरिक उत्तेजना से होता है, जबकि प्रेरणा के अंतर्गत हम बाह्य प्रेरकों को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया जिसको इंग्लिश में हम हाइपोथेटिकल प्रोसेस कहेंगे। तो सबसे पहली बात, परिकल्पना होती क्या है? परिकल्पना क्या है? तो किसी समस्या का जो संभावित उत्तर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। यानी परिकल्पना हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले वो विचार हैं जिनके द्वारा हम अपनी समस्या को हल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हाइपोथेसिस इज द सपोज्ड आंसर ऑफ अ क्वेश्चन या ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण तथा संचालन करती है। ठीक है भाई। अब सामान्य अर्थों में अगर हम देखें तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना या लक्ष्य तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी अगर हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं तो हम किसी कार्य को तब तक जारी रखते हैं जब तक हम उसे अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना तथा लक्ष्य तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो भाई क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताओं की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सीटेट में क्वेश्चन आता है तो जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है और जनरली जो क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है वो विशेषताओं से ही पूछा जाता है। और उसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कथन अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी अभिप्रेरणा की विशेषताओं से या क्वालिटीज़ ऑफ मोटिवेशन से रिलेट करती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है कि अभिप्रेरणा में निरंतरता पाई जाती है, यानी अभिप्रेरणा में कंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है भाई। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है, यानी आप अपने लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित हैं, तो आपके कार्यों में क्या होगा? एक कंटिन्यूटी यानी निरंतरता देखने को मिलेगी। यानी आप लगातार उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ठीक है भाई। सेकेंड पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिप्रेरणा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? चयनात्मक होती है। यानी अभिप्रेरणा की जो प्रकृति है वो कैसी है? सेलेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अभिप्रेरित बालक होता है वो प्रारंभ से ही अपने पसंद के विकल्प का चयन करता है और उसी विकल्प को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। वो कभी भी इधर उधर भटकता नहीं है। बात समझ में आ गई? थर्ड जो पॉइंट है वो है अभिप्रेरणा में ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी चेंजमेंट होता है। इस एनर्जी चेंजमेंट से क्या मतलब है हमारा? कि जो एक अभिप्रेरित बालक है और एक सामान्य बालक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो अभिप्रेरित बालक है उसके कार्यों में अधिक परिश्रम व उत्साह देखने को मिलता है अपेक्षाकृत सामान्य बालकों के। इसका मतलब जो अपने टारगेट के प्रति जितना फोकस्ड है उसमें क्या होगा? उसके कार्यों में उतनी ही एनर्जी होगी, उतना ही उत्साह होगा। और जो व्यक्ति अपने टारगेट के प्रति उतना फोकस्ड नहीं होता, यानी जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है, उसके कार्यों में परिश्रम तथा ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कम देखने को मिलती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना यानी इमोशनल अराउजमेंट पाया जाता है। यानी जो अभिप्रेरित बालक होता है वो पूरे परिश्रम तथा उत्साह के साथ, पूरे संवेगों के साथ या पूरे मनोभावों के साथ अपने कार्य को करता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब वो सफल होता है तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होता है और जब असफल हो जाता है तो वो काफ़ी दुखी या निराश दिखाई देने लगता है। अर्थात उसमें भावात्मक उत्तेजना देखने को मिलती है। और जो सामान्य विद्यार्थी होता है जिसने परिश्रम किया ही नहीं है,
तो अगर पास हो गया तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं पास हुआ तो भी ठीक है, उसमें उतना फर्क दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अभिप्रेरणा का जो परिणाम होता है वो सदैव सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि अभिप्रेरणा का काम क्या है कि हमें हमारे द्वारा किसी कार्य को प्रारंभ करवाना, हमारे कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और तब तक हमको प्रेरित रखना जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? परिणाम की बात कर रहे हैं। तो जो परिणाम होता है वो कभी भी अभिप्रेरणा के अंदर नहीं आता है, यानी अभिप्रेरणा का परिणाम सदैव सकारात्मक नहीं होता, यानी हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। कभी कभी हम पूरे परिश्रम से, पूरे तत्परता के साथ कोई कार्य करते हैं लेकिन हम हमेशा सफल होंगे ऐसा कहना संभव नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो ये 6 पॉइंट हमारे किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा की विशेषताओं से संबंधित है। पहला क्या है? अभिप्रेरणा में कंटिन्यूटी होती है। अभिप्रेरणा का जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित यानी टारगेट सेंटर्ड होता है, यानी अभिप्रेरित बच्चे का अपना एक फोकस्ड टारगेट है और वो उसी टारगेट के लिए ही लगातार प्रयास करता है। अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी होती है? सेलेक्टिव होती है, यानी चयनात्मक होती है। अभिप्रेरणा में क्या है? ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी चेंजमेंट होता है। अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना यानी इमोशनल अराउजमेंट पाया जाता है और अभिप्रेरणा का परिणाम सदैव पॉजिटिव नहीं होता है। क्लियर हो गया भाई? अब हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अभिप्रेरणा के घटक में रखा गया है। तो बेसिकली अभिप्रेरणा के 3 कंपोनेंट्स माने गए हैं। कौन कौन से? पहला होता है आवश्यकता यानी नीड, दूसरा है अंतर्नोद या चालक जिसको ड्राइव कहा जाता है, और तीसरा है आपका प्रोत्साहन या आप उसको लक्ष्य भी कह सकते हैं जिसे इंसेंटिव के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे कि आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ जैविकी यानी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं या उन्हें हम प्राथमिक आवश्यकताओं में भी रख सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो हमारे जीवन में अभिप्रेरणा का कार्य करती हैं। जीवन पर्यंत हमारी आवश्यकताएं हमें अभिप्रेरित रखती हैं, हमें क्रियाशील बनाए रखती हैं और हम लगातार उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी जैविकीय बायोलॉजिकल या प्राइमरी नीड्स होती हैं। प्राइमरी नीड्स में देखिए किसको किसको रखा गया है। तो प्राथमिक आवश्यकताओं में आपकी 5 तरह की आवश्यकताएं आती हैं। कौन कौन सी? भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम तथा काम प्रवृत्ति। तो प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं आपकी? भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम तथा काम प्रवृत्ति। इन्हें प्राथमिक आवश्यकताओं में रखा गया है और माना गया है कि ये आवश्यकताएं व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं होता है। ये आवश्यकताएं इतनी प्रबल होती हैं यानी इतनी फोर्सफुल होती हैं कि यदि समय पर इनकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति इन्हें पूरा करने के लिए नैतिक, अनैतिक, सही, गलत प्रत्येक कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है भाई? तो हमारी आवश्यकताएं क्या है? प्राथमिक भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम तथा काम प्रवृत्ति। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें अभिप्रेरणा कहा गया है, यानी इन्हें अभिप्रेरणा का स्रोत कहा गया है। ठीक है भाई? अब दूसरे नंबर पर क्या आता है? अंतर्नोद या चालक यानी ड्राइव क्या होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम समय पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का तनाव या उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। सपोज आपको भूख लगी है और सुबह से आपको कोई भोजन नहीं मिला और आप रात हो गई है, तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है? एक प्रकार का तनाव या उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? अंतर्नोद या चालक यानी ड्राइव कहा जाता है। और यही ड्राइव हमारे कार्यों में तीव्रता लाता है। ड्राइव जितना बढ़ता जाएगा हमारे प्रयास उतने ही तेज होते जाएंगे। तो आवश्यकता सबको क्लियर हो गया? यानी प्रत्येक व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो उसके जीवन में अभिप्रेरणा का कार्य करती हैं, और ये आवश्यकताएं इतनी फोर्सफुल होती हैं कि समय पर इनकी पूर्ति ना होने पर
व्यक्ति के मस्तिष्क में एक प्रकार का तनाव या उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, तो मस्तिष्क में यानी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर मस्तिष्क में बढ़े हुए तनाव की जो स्थिति होती है, उस तनाव को ही हम क्या कहते हैं, अंतर्नोद या चालक यानी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। तीसरे नंबर पर क्या आता है, प्रोत्साहन या लक्ष्य। तो प्रोत्साहन या लक्ष्य क्या होता है, तो जिस लक्ष्य को या जिस वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद हमारे मस्तिष्क का जो चालक या अंतर्नोद होता है समाप्त हो जाता है तथा हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोत्साहन या लक्ष्य कहा जाता है। बात समझ में आ गई। यानी जिस वस्तु को या जिस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर हमारे मस्तिष्क का तनाव समाप्त हो जाए तथा हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोत्साहन या लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। सपोज भूख क्या है हमारी, वो हमारी आवश्यकता है, और समय पर भोजन ना मिलने पर हमारे मस्तिष्क में जो हंगर ड्राइव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्नोद या चालक कहते हैं। और भोजन प्राप्त कर लेना किसके अंतर्गत आएगा, प्रोत्साहन। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर एग्जाम में आएगा कि भोजन क्या है, तो भोजन हमारी आवश्यकता है, और भोजन प्राप्त करना क्या है, ये किस में आ जाएगा, प्रोत्साहन या लक्ष्य में आ जाएगा। क्योंकि भोजन जैसे ही हमें प्राप्त हो जाता है या हम भोजन को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क का जो चालक होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है और हमारी आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाती है। क्लियर हो गया भाई। अब देखिए नेक्स्ट आता है, हम लोग बार बार यूज करते हैं कि अभिप्रेरक क्या है, यानी व्हाट इज मोटिवेटर। तो आप इसको साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि अभिप्रेरक क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसी चीज़, यानी चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो हमारा लक्ष्य हो, या चाहे हमारी कोई रुचि या इच्छा हो, तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे हम पाना चाहते हैं, ठीक, या जिसे देख करके हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की उत्तेजना या एक्साइटमेंट होता है कि नहीं, हमें इस काम को पूरा करना है या इस चीज़ को हमें प्राप्त करना है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे देख करके हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरक यानी मोटिवेटर कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसे देख करके हमारा मस्तिष्क आकर्षित हो, और जिसे देखकर हमारा मस्तिष्क आकर्षित होता है, हम उसे प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई क्रिया अवश्य करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, अभिप्रेरक कहेंगे। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अभिप्रेरक का सोर्स नहीं है, या अभिप्रेरक के स्रोत कौन कौन से होते हैं, या सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे हमारी आवश्यकताएं हैं, क्या अभिप्रेरक है, यानी हमारे मस्तिष्क को क्रियाशील बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं। हमें भूख लगी होगी तो हम भोजन के लिए क्रियाशील होंगे, हमें प्यास लगेगी तो हम पानी के लिए क्रियाशील होंगे। तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेटर है। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हमने क्या लिखा, उद्दीपन यानी स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब ही होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे देख करके हम आकर्षित हों, वो क्या बन जाता है, उद्दीपन बन जाता है। तो हमारे जीवन में कोई भी उद्दीपन हो सकता है, ठीक है। कोई बढ़िया ड्रेस हो सकती है जिसे हम पाना चाहते हैं, कोई बढ़िया हमारी जॉब हो सकती है जो हमारे जीवन में उद्दीपन का कार्य कर सकती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे हम बहुत पसंद करते हो, वो भी हमारे जीवन में उद्दीपन का कार्य कर सकता है। तो जो स्टिमुलस होता है यानी उद्दीपन होता है, वो भी हमारा क्या होता है, अभिप्रेरणा का सोर्स कहलाता है। ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट क्या है, रुचि यानी इंटरेस्ट। तो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, हम जनरली उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस क्षेत्र में हम लगातार क्रियाशील बने रहते हैं। तो रुचि भी हमारी अभिप्रेरणा है। जो इच्छाएं होती हैं वो भी हमारे जीवन में अभिप्रेरक का कार्य करती हैं। हमारे जीवन में नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार कोई ना कोई प्रयास या कार्य करते हैं। तो जो हमारे इच्छाएं होती हैं वो भी क्या है, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेटर है। नेक्स्ट क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ। तो मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या किसने की थी, मैकडूगल ने की थी। और मैकडूगल ने ऐसा कहा था कि भय, प्रेम, क्रोध, ये सभी हमारी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित इमोशंस यानी संवेग हैं। तो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ और जो संवेग होते हैं वो भी हमारे जीवन में सोर्स ऑफ मोटिवेटर यानी अभिप्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए भय है, हमें किसी चीज़ से डर लगता है,
तो हम पहले से ही उसका इंतजाम करने लगते हैं, यानी हमारे दिमाग में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है कि अगर हम ऐसे जगह जाएंगे तो हमें इस चीज़ से डर लगेगा, तो हम पहले से ही सक्रिय हो जाते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये भी हमारे जीवन में क्या है, अभिप्रेरक का कार्य करते हैं। तो अभिप्रेरक के सोर्स कौन कौन से हैं, आवश्यकताएं हैं, उद्दीपन है, रुचि है, इच्छा है, मूल प्रवृत्तियां हैं, ये सभी क्या है, हमारे लिए एक अभिप्रेरक यानी मोटिवेटर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो सामान्य शब्दों में हमने क्या देखा कि अभिप्रेरक हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वो ऊर्जा यानी एनर्जी है जो हमारे व्यवहार को दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करती है। यानी जैसे ही हमारे मस्तिष्क में अभिप्रेरक आता है तो हम उस अभिप्रेरक के प्रति अपने मस्तिष्क को बिल्कुल टारगेट कर लेते हैं और हमारा मस्तिष्क उसी अभिप्रेरक को शांत करने के लिए या प्राप्त करने के लिए कार्य करना या क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। क्लियर हो गया भाई? चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभिप्रेरक कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी हमारे जीवन में जो अभिप्रेरक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके कृत्रिम अभिप्रेरक यानी आर्टिफिशियल मोटिवेटर, फिर है आपका अर्जित अभिप्रेरक यानी एक्वायर्ड मोटिवेटर, जन्मजात अभिप्रेरक यानी जो हमें जन्म से ही पाए जाते हैं, स्वाभाविक अभिप्रेरक में नेचुरल अभिप्रेरक आते हैं आपके, जैविक में बायोलॉजिकल अभिप्रेरक है, मनोवैज्ञानिक में साइकोलॉजिकल अभिप्रेरक है। इन कैटेगरी को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा यहाँ पे दो और कैटेगरी यहाँ पे दी हुई हैं कि अगर हम सिंपली देखें तो अभिप्रेरकों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका प्राथमिक अभिप्रेरक यानी प्राइमरी मोटिवेटर और दूसरे नंबर पर आता है द्वितीयक अभिप्रेरक या सेकेंडरी मोटिवेटर के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने प्राथमिक अभिप्रेरक की बात की थी कि प्राथमिक अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं बेटा, भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम तथा काम प्रवृत्ति, ये सभी प्राइमरी मोटिवेटर है। और द्वितीयक अभिप्रेरक में क्या आता है, फिर आपकी शिक्षा हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, आपकी सम्मान हो गया, प्रेम हो गया, सहयोग हो गया, ये सभी चीज़ें आपकी सेकेंडरी मोटिवेटर यानी द्वितीयक अभिप्रेरक में आती है। क्लियर हो गया भाई सबको? चलिए भाई देखिए भाई अभी हम लोगों ने आपका पढ़ा था कि अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्या है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, इनसे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है। सीधा सा जवाब होगा आपका अभिप्रेरणा से। दूसरा सिद्धांत यहाँ पे मैंने लिख रखा है मांग या आवश्यकता का सिद्धांत यानी नीड थ्योरी, या मांग या आवश्यकता के सिद्धांत का संबंध किससे है, अभिप्रेरणा से। इतना क्लियर हो गया आपका? तो अभिप्रेरणा के संबंध में बेसिकली आपके 3 या 4 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है मैकडूगल का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, फिर है आपका मांग या आवश्यकता का सिद्धांत यानी नीड थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो, और इसके बाद है आपका प्रणोद न्यूनता सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बाय क्लार्क हल। तो इस तरह से ये 3 आपके बेसिक सिद्धांत हैं जो अभिप्रेरणा के संबंध में आपको पढ़ने हैं। ठीक है भाई? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मैकडूगल का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। तो सबसे पहली चीज़, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है, अभिप्रेरणा से है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो मैकडूगल थे। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी गई है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सीक्वेंस लिख रखा है, सॉरी मैं नंबर करना भूल गई हूँ यहाँ पे। ये आपका 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो अकॉर्डिंग टू मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी गई है, 14। यानी सामान्य मनुष्य में कितनी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, यानी 14। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इधर मूल प्रवृत्तियां लिख रखी है और इधर आपके उनसे संबंधित संवेग लिख रखे हैं। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो एक साइड में देखिए आपकी मूल प्रवृत्तियां लिखी हुई हैं
और दूसरी तरफ आपके इमोशंस यानी संवेग लिखे हुए हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जिस प्रकार उद्दीपन का संबंध अनुक्रिया से होता है, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, तो जिस प्रकार उद्दीपन का संबंध अनुक्रिया से होता है, ठीक उसी प्रकार मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट का संबंध किससे होता है? तो मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है? संवेगों से होता है। यानी जितनी हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उतने ही हमारे संवेग हैं, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का अपना एक निर्धारित संवेग होता है। तो कई बार जो क्वेश्चंस आपके आए हैं वो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेगों से भी क्वेश्चन, कि इस मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है, तो इनसे भी कई बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? पलायन। पलायन का मतलब होता है एस्केप, यानी छोड़कर भागना। तो आपने हमेशा से देखा होगा कि इससे संबंधित जो संवेग है वो क्या है? आपका भय। तो जिस चीज़ से हमें भय लगता है तो जनरली क्या होता है कि हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देते हैं कि जैसे लड़कियों को ज़्यादातर क्या होता है कि मैथ्स से भय लगता है, तो कोशिश ये करती हैं कि हमको वो कंपटीशन ना देना पड़े जिसमें मैथ्स न के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हों। तो इसका मतलब क्या है कि पलायन का संबंध किससे है? भय, यानी एस्केप का संबंध किससे? फियर से। दूसरा है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है भयंकर क्रोध, यानी कॉम्बैट। तो इससे संबंधित आपका संवेग कौन सा है? क्रोध यानी एंगर। तीसरा है आपका निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा जब हम किसी से क्रोधित होने लगते हैं तो हम बिल्कुल उससे दूर या अलग चले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड निवृत्ति यानी रिपल्सन। और इससे संबंधित संवेग क्या है? घृणा यानी डिस्गस्ट। नेक्स्ट है आपका संतान कामना। ये भी हमारी एक मूल प्रवृत्ति है जिसे हम पैरेंटल कहते हैं, और इसका जो संबंध होता है वो हमारे वात्सल्य संवेग यानी टेंडरनेस से होता है। नेक्स्ट है शरणागति यानी अपील। ठीक है, इसका संबंध, इससे संबंधित संवेग आपका कौन सा है? करुणा यानी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति यानी सेक्स, और इसका संबंध क्या होता है? किससे होता है? कामुकता यानी लस्ट नामक संवेग से होता है। नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, यानी जानने की इच्छा। उससे संबंधित संवेग हमारा कौन सा है? आश्चर्य यानी वॉन्डर है। फिर है दैन यानी सबमिशन, और इसका संबंध किससे है? आत्महीनता, निगेटिव सेल्फ फीलिंग। आत्महीनता यानी निगेटिव सेल्फ फीलिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा गौरव यानी एजर्शन, और इससे संबंधित संवेग है आत्म अभिमान यानी पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। ठीक है भाई। फिर क्या है आपका? सामूहिकता यानी समूह में रहने की प्रवृत्ति यानी ग्रेगरियसनेस, और इससे संबंधित जो संवेग है वो है आपका एकाकीपन यानी लोनलीनेस। नेक्स्ट है भोजनान्वेषण यानी भोजन की खोज करना यानी फूड सीकिंग, और इससे संबंधित जो संवेग हमारा क्या है? भूख। तो जब हमें भूख लगती है तभी हम भोजन की खोज करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है? संग्रहण यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन, और इसका संबंध क्या होता है? स्वामित्व यानी ओनरशिप। हम चीज़ों को इकट्ठा क्यों करते हैं? ताकि लोग ये कहें कि इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों के मालिक हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। इससे संबंधित जो हमारा संवेग है वो है आपका कृत्य भाव यानी क्रिएशन ऑफ एनी डिफरेंट थिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? हराश यानी लाफ्टर, और इसका संबंध क्या होता है? आमोद यानी अम्यूजमेंट से होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे आपके क्या बोलते हैं मूल प्रवृत्तियाँ नोट की है और उनसे संबंधित संवेग भी आपको नोट किया है। कई बार बेटा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से नकारात्मक मूल प्रवृत्ति या नकारात्मक संवेग कौन कौन से हैं? तो इधर आप देखिए, इधर तो सब आपको पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति या नकारात्मक संवेग में आपका आत्महीनता और एकाकीपन, ये दोनों निगेटिव मूल प्रवृत्तियों में या निगेटिव इमोशंस में आते हैं। यानी आत्महीनता क्या है? एक नकारात्मक मूल प्रवृत्ति या संवेग है, और एकाकीपन भी हमारी एक नकारात्मक मूल प्रवृत्ति या संवेग माना जाता है। क्लियर हो गया। तो ये तो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 यानी 14 है। मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है? हमारे संवेगों से होता है, और किस मूल प्रवृत्ति का कौन सा संवेग है इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपका रहता है, जो कि यहाँ पे नोट है। अब हम बात करते हैं कि मैकडूगल के मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत को अभिप्रेरणा में क्यों रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू मैकडूगल ने ये माना कि मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाती हैं।
ये तो आपको पता है कि जन्म के समय बच्चे में 4 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो किशोरावस्था तक पहुंचने तक उसमें सभी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां डेवलप हो जाती हैं। तो मैकडूगल ने ये माना कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हमारे जीवन में अभिप्रेरणा का कार्य करती हैं, यानी हमें क्रियाशील बनाए रखती हैं और हम क्या करते हैं, जीवन पर्यंत अपनी उन मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने में या सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिस चीज़ से हमें भय लगता है हम लगातार क्रियाशील रहते हैं कि हम उससे दूर रहें। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका क्रोध, तो जिस व्यक्ति पर हमें क्रोध आता है तो जब भी हम उसे देखते हैं हमारा मस्तिष्क तुरंत सक्रिय हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है कि कैसे इस व्यक्ति का हम नुकसान कर दें, कैसे हम कोई कार्य कर दें कि इस व्यक्ति का अहित हो जाए। और हमारा मस्तिष्क तब तक सक्रिय या क्रियाशील रहता है जब तक उसका कोई ना कोई नुकसान नहीं हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो भूख हमारी तब तक, बार बार हमें भूख लगती है और हम बार बार क्रियाशील होते हैं और भोजन को प्राप्त करते रहते हैं, यानी हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं हमें पूरे जीवन क्रियाशील बनाए रखती हैं और हमेशा हम अपनी इन मूल प्रवृत्तियों को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई कार्य या एक्टिविटी करते रहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा जो अभिप्रेरणा का आपका सिद्धांत है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। तो मांग या आवश्यकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? अभिप्रेरणा से। मांग या आवश्यकता के सिद्धांत के जनक या प्रवर्तक कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो। तो मैस्लो के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैस्लो थे एक मानवतावादी दृष्टिकोण के यानी ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। यानी इनका दृष्टिकोण कैसा था? मानवतावादी या कल्याणकारी विचारधारा के ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ये माना कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रायोरिटी बेसिस पर यानी प्राथमिकता के आधार पर 5 प्रकार की आवश्यकताएं उनमें विकसित होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति क्रम से इन आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। बात समझ में आ गई? तो चूंकि ये आवश्यकताएं हमारे जीवन में प्रायोरिटी के आधार पर डेवलप होती हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है मांग या आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत। तो पदानुक्रम बेटा कोई सिद्धांत नहीं होता। पदानुक्रम क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को उसकी प्राथमिकता के आधार पर एक सीरीज या श्रृंखला में रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पदानुक्रम कहते हैं। तो चूंकि मैस्लो ने व्यक्ति में विकसित होने वाली आवश्यकताओं को प्रायोरिटी बेसिस पर एक श्रृंखला में रखा है या एक क्रम से प्रस्तुत किया है, इसीलिए इसे आवश्यकता का पदानुक्रम या आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत यानी हिरार्चियल थ्योरी ऑफ नीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई? अकॉर्डिंग टू मैकडूगल हम में विकसित होने वाली आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर आती है प्राथमिक आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता या जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकता, यानी वो आवश्यकताएं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम और काम प्रवृत्ति। ये हमारी प्राथमिक, मूलभूत या जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकता है। इनकी पूर्ति ना होने पर हमारा शारीरिक संतुलन यानी बिगड़ जाता है और हम इन्हें पूरा करने के लिए कोई ना कोई कार्य या सही या गलत कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था कि एक माँ भूख के कारण अपने छोटे से बच्चे को बाजार में बेच देती है, तो रीज़न क्या है? भूख। और भूख क्या है? हमारी प्राथमिक आवश्यकता, और उसे पूरा करने के लिए एक माँ अपने बच्चे को बाजार में बेच देती है। ये जो उदाहरण है वो किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं वो हमें किसी भी हद तक नीचे गिरा सकती हैं। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पर क्या है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकता यानी हमारी सेफ्टी नीड्स आती हैं। सेफ्टी नीड्स में हमारा क्या आता है? शिक्षा हो गया, सुरक्षा हो गई और आवास हो गया। ये हमारा सेफ्टी नीड्स में आता है। यानी प्राथमिक में भूख आती है और जो शिक्षा हमारी है वो सेकेंडरी यानी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आती है। इसी सिद्धांत को आधार मान करके जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें एमडीएम योजना को लागू किया गया था, यानी मध्याह्न भोजन योजना को मैस्लो के इसी सिद्धांत पर आधारित करके लागू किया गया था। क्योंकि क्या देखा उन्होंने कि बच्चे पूरा साल काम करते हैं, अपनी साल भर की जीविका इकट्ठा करते हैं, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए वो क्लासेस में अवेलेबल नहीं होते
होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षा को भूख संबंधी प्राथमिक आवश्यकता से जोड़ दिया और बच्चों को वहाँ पे MDM भी मिलने लगा। और परिणाम क्या हुआ कि जो छात्रों की संख्या है या स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड्स। सबसे पहले हमने प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी की, फिर हमने पढ़ लिख लिया, शिक्षा हो गई हमारी, हमारे पास घर हो गया रहने के लिए। अब तीसरे नंबर पर हमें अपने आप सामाजिक आवश्यकताएं डेवलप हो गई। सामाजिक आवश्यकताओं में क्या आता है, प्रेम है, आपका सहयोग है, विवाह है तथा संतानोत्पत्ति है। ये सभी हमारी क्या है, सोशल नीड्स हैं। यानी समाज में लंबे समय तक अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए व्यक्ति क्या करता है, इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। यार पढ़े लिखे भी हैं हम, घर भी है हमारे पास, सारी व्यवस्थाएं भी हैं। अब मान लो हम मर गए तो हमारे बाद इस घर का क्या होगा, लोग, हमारा नाम ही मिट जाएगा। तो पता चला फिर व्यक्ति शादी ब्याह करता है, अपना संतानोत्पत्ति करता है। ये सभी हमारी सोशल नीड्स में आता है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो हमें अपने आप आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता, इसमें क्या आता है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, समाज में स्थान है, इस तरह की आवश्यकताएं हमें अपने आप डेवलप हो जाती है। यानी जब व्यक्ति 40 साल से ऊपर हो जाता है तो उसको लगता है कि बहुत परिश्रम से हमने अपने समाज में अपना ये स्थान बनाया है, इतनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। अब वो इन प्रतिष्ठा को और सम्मान को बचाने के लिए लगातार क्रियाशील रहता है। सबसे लास्ट में आता है आत्म सिद्धि संबंधी आवश्यकताएं, सेल्फ एनालिसिस नीड्स बोलते हैं इसको। लास्ट में जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो वो अपने किए गए कार्यों का स्वयं मूल्यांकन करता है और अंत में वो इस निश्चित लक्ष्य पर पहुंचता है कि अंत में सबको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। अब धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जो इस तरह के कार्य होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, आत्म सिद्धि संबंधी आवश्यकताओं में आते हैं। क्लियर हो गया। तो इन्हें सबसे अंतिम स्तर की आवश्यकता माना गया है। क्लियर हो गया। तो पहली कौन सी है, प्राइमरी नीड्स यानी प्राथमिक मूलभूत या जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकता। दूसरे नंबर पर है सेफ्टी नीड्स, तीसरे नंबर पर है सोशल नीड्स, चौथे नंबर पर सेल्फ रिस्पेक्ट नीड और पांचवें या अंतिम स्तर की जो आवश्यकताएं हैं वो आपकी आत्म सिद्धि संबंधी आवश्यकताएं या सेल्फ एनालिसिस नीड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है भाई, आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और जिनको ज़रूरत हो उन फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ओके भाई, थैंक यू।